अच्छा जी। आज का हमारा लेक्चर जो है ये लॉ ऑफ एविडेंस का टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। आमतौर पे ये समझा जाता है कि इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये सेम ही होती हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। उससे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे आएंगे। सबसे पहले हम जो एविडेंस वर्ड है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 2C जो है वो एविडेंस के वर्ड को जो है वो डिफाइन करता है। 2C के मुताबिक एविडेंस में ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों इंक्लूड है। इसकी अगर हम लैंग्वेज देखें तो कहता है जी कि एविडेंस इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द ओरल एविडेंस। All documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence। तो 2C के मुताबिक एविडेंस में ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये दोनों शामिल है। अगर हम आसान लफ्जों में इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो वो तमाम के तमाम फैक्ट्स, वो टेस्टिमनीज, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगली रिसीव किए जा सकते हैं कोर्ट में टू प्रूव और डिसप्रूव ए फैक्ट इन इशू इज कॉल्ड द एविडेंस। अब हम इसमें सबसे पहले ओरल एविडेंस को देखेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ओरल एविडेंस से मुतल्लिक ही है। तो ओरल एविडेंस जो है इसके मुतल्लिक कानूनी शहादत ऑर्डर ये कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आर्टिकल 71 जो है वो हमें ये प्रिंसिपल देता है कि जब भी ओरल एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी तो ये ओरल एविडेंस जो है ये डायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट सोर्स से आनी चाहिए। इससे पहले आर्टिकल 70 जो है वो हमें ये बताता है कि तमाम के तमाम फैक्ट्स जो हैं वो ओरल एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं एक्सेप्ट दी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का सेपरेट जो है वो यूएसओ ने प्रोसीजर बताया। बाकी तमाम फैक्ट्स जो हैं वो ओरल एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं। और ओरल एविडेंस जो है वो आर्टिकल 71 हमें ये बताता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट से क्या मुराद है? 71 हमें ये कहता है कि अगर कोई फैक्ट ऐसा फैक्ट है कि जिसको देखा जा सकता है, विच कुड बी सीन, तो ये एविडेंस उस शख्स की होनी चाहिए जिसने उस फैक्ट को अपनी आंखों से होता हुआ देखा है। अगर कोई एविडेंस, अगर कोई फैक्ट सुनने से मुतल्लिक है तो ये एविडेंस उस शख्स की होनी चाहिए जिसने वो फैक्ट अपने कानों से सुना है। और अगर कोई फैक्ट जो है वो किसी भी और सेंस से परसीव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो ये वाली एविडेंस उस शख्स की होनी चाहिए जिसने अपनी किसी सेंस से उस फैक्ट को परसीव किया। 5 किस्म की ह्यूमन सेंसेस हैं
देखने की सेंस है, सुनने की सेंस है, बोलने की सेंस है, टेस्ट करने की सेंस है और स्मेल करने की सेंस है। कि अगर कोई भी शख्स अपनी किसी भी सेंस से किसी फैक्ट को उसने खुद डायरेक्टली परसीव किया है, तो वो शख्स खुद विटनेस बॉक्स में आके इस बात की शहादत देगा कि जी मैंने इस फैक्ट को जो है वो अपनी फलां सेंस से जो है वो परसीव किया है। मिसाल के तौर पे बम ब्लास्ट हुआ है, बारूद की बू है, कोई बंदा शहादत देता है जी मैं वहां पे जब गया तो बारूद की स्मेल जो है वो आ रही थी, मैंने खुद जो है वो स्मेल किया कि बारूद की स्मेल जो है वो आ रही थी। इसके अलावा अगर कोई फैक्ट जो है वो किसी ओपिनियन से मुतल्लक है, ओपिनियन की ग्राउंड से मुतल्लक है, तो वही शख्स जो है वो एविडेंस देगा कि जो शख्स जो है इन ग्राउंड्स की बुनियाद पे वो ओपिनियन होल्ड करता है, जिस शख्स की वो ओपिनियन है। ये हमें 5 प्रिंसिपल जो है वो आर्टिकल 71 जो है वो बता रहा है कि जी ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट सोर्स से आनी चाहिए। ओनली अपने माइक ऑफ कर लेंगे। अब डायरेक्ट एविडेंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एविडेंस को देखा कि एविडेंस क्या होती है। एविडेंस में ओरल एविडेंस भी शामिल है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी शामिल है। हमारा टॉपिक क्योंकि ओरल एविडेंस से मुतल्लिक है। 2 मिनट वेट करें जी, अजान हो रही है, अजान सुन। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी ठीक हो। अच्छा जी, हम आर्टिकल 71 की बात कर रहे थे कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। के
ऑरल एविडेंस जो है ये हमेशा डायरेक्ट सोर्स से आनी चाहिए। विटनेस जो है वो अपने पर्सनल नॉलेज से जो है वो फैक्ट डिपोज करेगा। मिसाल के तौर पे हमारा फैक्ट इन इशू ये है कि वेदर ए मर्डर्ड द बी, तो इस पे सी जो है वो बतौर गवाह विटनेस बॉक्स में आता है और कहता है कि जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं प्लेस ऑफ अकरेंस पे मौजूद था, मेरे सामने ए ने बी को जो है वो बी पे फायर किया जिससे बी की जो है वो डेथ कॉज हो गई है। अब ए की ये जो एविडेंस है कि वो कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सॉरी, सी की ये जो एविडेंस है कि वो कह रहा है कि ए ने मेरे सामने बी पे फायर किया है जिससे उसकी डेथ कॉज हो गई है। तो ये क्या है, ये सी की जो एविडेंस है ये डायरेक्ट एविडेंस है। इसके बाद जो ए पे या डी एक शख्स है उस पे ये एलिगेशन है कि उसने बी के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी हैच की, और ई जो है वो एक गवाह है, वो विटनेस बॉक्स में आता है और वो कहता है जी कि मैंने अपने कानों से सुना कि फलां वक्त पे फलां टाइम पे ये जो डी है और इसके साथ एक और शख्स, ये दोनों जो है बी के कत्ल की कॉन्स्पिरेसी जो है वो एक के साथ मिलके हैच कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना इनको ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच करते हुए। तो अब उस गवाह की ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये डायरेक्ट एविडेंस है कि वो एक ऐसे फैक्ट को डिपोज कर रहा है जो उसने अपने कानों से सुना। तो डायरेक्ट एविडेंस जो है ये हमेशा विटनेस जो है वो अपने पर्सनल नॉलेज से जो है वो डिपोज करता है। इसके अगेंस्ट अगर हम इनडायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो इनडायरेक्ट एविडेंस जो है वो विटनेस जो है अपने पर्सनल नॉलेज से जो है वो डिपोज नहीं करता। ये एविडेंस जो है इट कम्स फ्रॉम द अदर सोर्स, इट डज नॉट कम फ्रॉम द डायरेक्ट सोर्स, इट इज ए सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। जैसे हमारा फर्स्ट इशू क्या था कि क्या इन्हें बी का कत्ल किया, सी कहता है जी के ए ने मेरे सामने कत्ल किया, ये डायरेक्ट एविडेंस है। और डी ये कहता है कि मुझे तो सी ने बताया था कि ए ने बी का कत्ल किया। वो ये नहीं बता रहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो कहता जी मुझे तो सी ने बताया था कि ए ने बी का कत्ल किया। तो अब उसकी ये एविडेंस क्या है, ये हेरसे एविडेंस है, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। ये डायरेक्ट विटनेस जो है वो अपने नॉलेज से फैक्ट को जो है वो नहीं बता रहा, वो किसी दूसरे शख्स के बेऑफ पे ये बात कर रहा है कि मुझे तो उसने बताया था। ये उसकी ये इंफॉर्मेशन जो है उसकी ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। आर्टिकल 70 जो है 71 जो है ये हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस के बारे में बताता है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एक्सक्लूड नहीं करता। सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज समथिंग डिफरेंट। बाज दफा हम इनडायरेक्ट एविडेंस को और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एक ही सेंस में लेते हैं, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अब हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस बेसिकली उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस की एविडेंस है, उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस की एविडेंस है from which the existence or non-existence of the fact in issue may be inferred, कि जिससे हम जो हमारा मेन फैक्ट इन इशू है
उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को इन्फेयर कर सके, उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को इन्फेयर कर सके। सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी अक्सर व बेशतर जो है वो डायरेक्ट सोर्स से आ रही होती है। जो गवाह कोई फैक्ट डिपोज कर रहा होता है वो अपने पर्सनल नॉलेज से कर रहा होता है। इसलिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस की एक डेफिनेशन ये भी है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज ए डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ए फैक्ट। circumstantial evidence is a direct evidence of a fact from which the court may reasonably infer the existence or non-existence of another fact or fact in issue। कि circumstantial evidence एक ऐसी डायरेक्ट एविडेंस होती है जिससे कोर्ट जो है वो किसी दूसरे फैक्ट या फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को इन्फेयर कर सकती है। मिसाल के तौर पे हम इसी फैक्ट इन इशू को लेते हैं कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। तो अब सी जो है वो आके ये कहता है कि जी मैंने कत्ल अपनी आंखों से होता हुआ तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि ए ने बी को कत्ल किया या नहीं किया, लेकिन मैंने ये देखा कि प्लेस ऑफ अक्रंस पे, प्लेस ऑफ अक्रंस से ए जो है वो खून आलूद कपड़ों के साथ हाथ में पिस्टल लिए हुए हवाई फायरिंग करते हुए बाहर निकल रहा था। ये जो एविडेंस है सी की, जो ये कह रहा है कि मैंने उसको कत्ल करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको प्लेस ऑफ अक्रंस से हाथ में पिस्टल पकड़े हुए फायरिंग करते हुए बाहर निकलते देखा। अब ये वो एक फैक्ट को डायरेक्ट अपने नॉलेज से डिपोज कर रहा है कि मैंने अपनी आंखों से ये काम होते हुए देखा है। बेसिकली तो ये डायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस जो है ये फैक्ट इन इशू से मुतल्लक नहीं है। वो कह रहा है फैक्ट इन इशू हमारा क्या है कि क्या ए ने बी को कत्ल किया। वो कह रहा है कि मुझे फैक्ट इन इशू का तो नहीं पता कि आया ए ने बी को कत्ल किया, लेकिन ये फैक्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अक्रंस के फौरन बाद जो ए है ये हाथ में पिस्टल लिए हुए फायरिंग करते हुए प्लेस ऑफ अक्रंस से खून आलूद कपड़ों के साथ बाहर निकला भागता हुआ। अब ये जो फैक्ट है इससे ये इन्फेरेंस ड्रॉ की जा सकती है कि ये जो कत्ल है ये ए ने ही किया होगा, यही प्लेस ऑफ अक्रंस से फायरिंग करता हुआ बाहर निकला, इसी के कपड़ों पे खून लगा हुआ, जो कि बजाहर तो हमें डायरेक्ट एविडेंस लग रही है, लेकिन ये क्योंकि फैक्ट इन इशू से मुतल्लक नहीं है, किसी दूसरे रेलेवेंट फैक्ट से मुतल्लक है जो कि फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट है, तो लिहाजा इस एविडेंस को हम क्या कहेंगे, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर अगर कभी सर्कमस्टांशियल एविडेंस का क्वेश्चन आता है तो हम इसमें क्यूएसओ के कौन कौन से प्रोविजंस कोट कर सकते हैं? प्लीज वो थोड़ा सा गाइड कर दें। जी जरूर। क्वेश्चन में लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं बाद में लेता हूं, चलिए आपका क्वेश्चन आंसर करता हूं अभी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे सबसे पहले हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से मुतल्लिक जितनी भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको कोट करेंगे। हर फैक्ट से मुतल्लिक जो है, हर सब कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट होगा वही सर्कमस्टांशियल एविडेंस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इसके लिए फैक्ट का रेलेवेंट होना जरूरी है। अभी हमने इसी एग्जाम्पल की बात की कि प्लेस ऑफ अक्रंस से जो ऑफेंडर है वो खून आलूद कपड़ों के साथ बाहर निकल रहा है। अब अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो क्या ये उससे रेलेवेंट नहीं है जो रेस्ट जस्टिस से मुतल्लिक है? क्या ये, अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें
कि जो आर्टिकल 20 हमें बात करता है ओकेजन फैक्ट्स व्हिच आर ओकेजन कॉज आर इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू, ये जो उसके हुनलूद कपड़े हैं ये फैक्ट इन इशू का ही जो है वो इफेक्ट है ना, उसका वहां से प्लेस ऑफ अकरेंस से जो है वो प्लेस ऑफ अकरेंस के बाद वहां से भागना, ये उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो देखना हमें ये है कि इसकी रेलेवेंसी किस फैक्ट की वजह से बन रही है, किस आर्टिकल की वजह से, फैक्ट की नेचर के मुताबिक किस आर्टिकल की वजह से इसकी रेलेवेंसी बन रही है। जो हमारी मेन प्रोविजन है वो तो हमारे पास आर्टिकल 71 ही है, जो हमें ये बताता है कि एविडेंस जो है, ओरल एविडेंस जो है वो हमेशा डायरेक्ट सोर्स से आनी चाहिए। उसके बाद उसने कहीं भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को या इनडायरेक्ट एविडेंस को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया। लेकिन जब आर्टिकल 71 ने हमें ये बता दिया कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, तो इट मींस के इनडायरेक्ट एविडेंस को उसने एक्सक्लूड कर दिया। हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, हेयर से एविडेंस का कोई और तो आर्टिकल नहीं है क्यूएसओ में, इसी एविडेंस की बुनियाद पे ही हम हेयर से एविडेंस को एक्सक्लूड करते हैं। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है इसका भी बेसिक आर्टिकल तो यही है, लेकिन ये जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के आर्टिकल्स हैं सारे, क्योंकि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट एक बुनियादी लॉ है कि एविडेंस के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए एडमिसिबल होने के लिए उसका इस रेलेवेंसी वाले चैप्टर में फॉल करना जरूरी है, अदरवाइज तो उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो केस के फैक्ट्स के मुताबिक जो भी होंगे वो हम उसको कोड कर सकते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़ी इसमें हम आर्टिकल 19 को कोड कर सकते हैं, आर्टिकल 20 को कोड कर सकते हैं। सर आप 71 की जिस तरह से आपने बात की है डायरेक्ट एविडेंस के हवाले से, लेकिन वो तो रेलेवेंसी में फॉल ही नहीं करता ना, वो तो रेलेवेंसी से नेक्स्ट चैप्टर है, वो तो निकल गया रेलेवेंसी से। तो फिर हम देखिए मेरी बात सुने, ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आर्टिकल 71 हमें एक बेसिक प्रिंसिपल दे रहा है। अगर हम पूरी क्यूएसओ की स्कीम को देखें, पूरे क्यूएसओ की स्कीम को अगर आप देखें, तो पूरे क्यूएसओ में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी क्यूएसओ है क्या, चंद एक प्रोविजंस जो कि अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस से डील करती हैं 4-5, उसके अलावा बाकी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस है। सारे का सारा क्यूएसओ क्या है, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस है। ये भी 71 हमें रूल ऑफ एविडेंस दे रहा है, ठीक है, कि ओरल एविडेंस जो है वो हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए। अगर ये डायरेक्ट नहीं है तो फिर वो एविडेंस आप कंसीडर ही नहीं कर सकते, कोर्ट ऐसी एविडेंस को कंसीडर ही नहीं करेगी। ये तो वेल सेटल्ड लॉ है ना, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। इसके अलावा जितना सारे का सारा क्यूएस और है क्या रेलेवेंसी का, अगर हम चैप्टर निकाल दें तो बाकी रूल ऑफ एविडेंस ही बचते हैं हमारे पास। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की चंद प्रोविजंस को अगर आप साइड पे कर दें तो 71 हमें रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और उसी रूल ऑफ एविडेंस को हम आगे लेके चल रहे हैं। उसी की वजह से हम इनडायरेक्ट एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है इसकी रेलेवेंसी की वजह से हम इसको बतौर एविडेंस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा जी, हम इसकी एग्जांपल पे थे कि जो सी है वो ये कहता है कि मैंने इसको खून आलूद कपड़ों के साथ पिस्टल के साथ वहां से भागते हुए देखा है। इसके बाद एक और विटनेस विटनेस बॉक्स में आता है, वो कहता है जी कि मैंने अक्रंस से 30 मिनट के बाद 20-25 मिनट के बाद इसी ऑफेंडर को अपने जो ब्लड स्टेन्ड कपड़े हैं उनको नहर पे जो है वो साफ करते हुए देखा है। इसकी ये एविडेंस जो है इस विटनेस की, ये डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं, ये जो है वो फैक्ट इन इशू से मुतालिक तो नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट को
डिपोज कर रहा है और उस फैक्ट को डिपोज कर रहा है जिसको वो कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन ये एविडेंस फैक्ट इन इशू से मुतल्लक नहीं है, किसी अदर रेलेवेंट फैक्ट से मुतल्लक है। तो ये क्या है? ये भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। ये जितनी भी हमने एविडेंस पढ़ी, ये दोनों एग्जांपल ये तो कहीं से भी साबित नहीं कर रही कि ए ने बी का कत्ल किया है, लेकिन इनको सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो रूल है वो ये है कि ये जो सारी जितनी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ये आपस में जो है वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, किस तरह से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, किस तरह से इंटरवोवन होनी चाहिए। कि ये अगर हम मर्डर केस की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी मर्डर केस में इन सारी एविडेंसेस का एक सिरा जो है वो डेड बॉडी से मिलना चाहिए और दूसरा सिरा जो है वो मुलजम की गर्दन से मिलना चाहिए। अगर इस चेन में से कोई एक लिंक भी ब्रोकन है तो ये एविडेंस जो है वो बिलीवेबल नहीं होगी। अभी हम मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, ये एक एक्चुअल एफआईआर है, इसकी मदद से हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेसिकली है क्या। इसको डिफाइन मैंने कर दिया कि सर बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। मेरे पास एक ट्रायल चल रहा है, मैं उसी ट्रायल की एफआईआर को जो है आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं और उसी की एविडेंस को आपके सामने रखूंगा। कंप्लेनेंट ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, वो कहता है जी कि फलां टाइम पे फलां डेट पे मैं मेरे साथ मेरे दो कजन हम गाड़ी पे जो है वो शहर की तरफ जा रहे थे अपने गांव से। जब हम फलां नहर की पटरी की फलां जगह पे पहुंचे तो वहां पे मुझे मेरे भाई की डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई नहर के साथ मिली, नजर आई। गाड़ी की रोशनी में हमने उसको शनाख्त किया। तो डेड बॉडी की कंडीशन वो कहता है जी कि गले में उसके रुमाल के साथ, ये जो सर पे लपेटने वाला रुमाल होता है उसके साथ उसका मुंह जो है वो बंधा हुआ था, और उसके गले में ड्रा स्ट्रिंग जिसको हम नाला कहते हैं उसके साथ वो उसके गले में पड़ा हुआ था और उसका गला घोंट के किसी ने उसको मार दिया हुआ। ब्लाइंड अक्रंस है। वो ये नहीं कह रहा कि जी मेरे सामने किसी ने इसको मारा है, वो सिर्फ ये कह रहा है, और उसके साथ जो आई विटनेसेस हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम जा रहे थे तो हमने इसकी डेड बॉडी मरे हुए को हमने देखा। वहां से हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पे आई, फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने वहां से जो है वो सैंपल्स लिए, जो भी आर्टिकल्स वो जो वहां पे मौजूद थे, वो जो उसने रुमाल बताया, वो जो ड्रॉस्टिंग बताया, और उसके बाद जो फोरेंसिक टीम है उसने जो डिसीज था उसके नाहन जो थे उनमें ब्लड जो है वो जमा हुआ था, नाहन के अंदर जो है ब्लड था, वो भी उन्होंने सैंपल्स लिए। फिंगरप्रिंट्स वगैरह की टीम आई, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए, और उसके बाद किसी को उन्होंने गैर नामालूम मुलजमान के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 10 दिन के बाद कंप्लेनेंट एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देता है। वो कहता है जी कि मुझे मेरे एक मोहल्लादार जो गांव का है उसने बताया है कि जिस दिन मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है रात को, उसी दिन शाम के वक्त फलां जो दो लोग हैं, हम उनको ए और बी सपोज कर लेते हैं, वो और तुम्हारा भाई ये तीनों मोटरसाइकिल पे नहर की पटरी की तरफ जा रहे थे। उसने ये वाली स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवा दी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की सूरत में पुलिस को। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस अक्रेंस की, कोई आई विटनेस नहीं है, ब्लाइंड अक्रेंस है। इसके बाद पुलिस ने उन ए और बी को अरेस्ट कर लिया, उनको इंटेरोगेट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान उनके मोबाइल फोन्स का जो डाटा है
वो पुलिस ने हासिल किया, और जो डिसीज था उसकी बीवी का जो मोबाइल फोन का डाटा था वो भी हासिल किया। तो ये फैक्ट सामने आया कि उन मुल्जमान में से किसी एक मुल्जम का और डिसीज की वाइफ का आपस में कांटेक्ट था। सीडीआर ये फैक्ट जो है वो बता रहा है, जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है। इसके बाद एक और फैक्ट सामने आता है, ये जो डिसीज था और दोनों मुल्जमान, ये दो तीनों ही नशा करने के आदी थे। एक तीसरा गवाह सामने आता है, उसने ये फैक्ट डिपोज किया। वो कहता है जी कि जिस रात मर्डर हुआ है इसका, ये कत्ल हुआ है, उस रात ये जो मेन मुल्जम है एक, इसने मुझे जो है ये कॉल करके मुझसे ये जो चरस होती है चरस मांगी है, और मैंने नहर की पटरी पे, इन तीनों वहां पे थे, मैंने इनको वहां पे चरस जो है वो प्रोवाइड की। जब उसका डाटा निकला तो पुलिस ने भी इसको ये इंटेरोगेट किया उस शख्स को कि तुम्हारा उस आदमी से क्या कांटेक्ट हुआ, तो उसने ये फैक्ट डिपोज किया। अब एक और गवाह आ गया, वो ये नहीं कोई गवाह भी बता रहा कि हमारे सामने इन ए और बी ने इस मुल्जम को कत्ल किया है। अब ये सारी क्या है, ये एक चेन बन रही है, लिंक्स हैं, एक एक लिंक जो है वो दूसरे के साथ मिल रहा है। उस दूसरे गवाह ने क्या कहा कि इसने इन लोगों ने मुझे कॉल की, फलां मुल्जम ने, और मैंने वहां पे इनको जो है वो इतने पैसों की चरस जो है वो प्रोवाइड की है। इसके बाद पुलिस ने वो जो वहां से उसका रुमाल, उसका जो वो ड्रास्टिंग था वो, और उसके अलावा जो चीजें डीएनए के लिए भिजवाई, उनकी रिपोर्ट जो है वो आती है और एक मुल्जम की डीएनए रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास इस अक्रंस में कोई भी डायरेक्ट सिंगल पीस ऑफ एविडेंस कोई नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है। ये जितनी भी एविडेंस आ रही हैं, ये जितने भी फैक्ट जो है डिपोज किए गवाहान ने, कि ये तो उन्होंने अपने, इसमें कोई भी एविडेंस जो है वो प्लेस एक्चुअल फैक्ट इन इशू से नहीं है। हमारा फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी का कत्ल किया, ये इस बात पे कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये जितनी भी एविडेंसेस आई, ये सारी की सारी आई रेलेवेंट फैक्ट्स पे। अब ये सारी एविडेंसेस जितनी भी हैं, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, इंटरवोवन है। एक कड़ी दूसरे के साथ मिल रही है, दूसरी कड़ी तीसरे के साथ मिल रही है, तीसरी कड़ी चौथे के साथ मिल रही है। अभी इस केस का फैसला नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला केस जो है ये कोट कर रहा हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेसिकली है क्या। इस पे हम एक केस लॉ है उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसने सर्कमस्टेंशियल